वास्तव में मैं सच्ची मन की बात कर रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति को लगातार 5 बार लोकसभा में भेजा आगे को, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद इस बात का भी देना चाहूंगा कि इस 12 विधानसभा में 12 जिले में पूरी की पूरी विधानसभाएं यहां से जितवाकर भजन लाल जी की ताकत बढ़ाने का काम किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन जिस दिन कंवर लाल जी जीते और जिस दिन वो प्रमोद जैन भाया हारा, उसी दिन से उनके पीछे एक षड्यंत्रकारी लग गया, षड्यंत्रकारी। और वो षड्यंत्र इस बात का, और वो तो ऐसा छटपटा रहा था जैसे पानी के बिना मछली छटपटाती है, वैसा ही वो सत्ता के बिना छटपटा रहा था। वो अवसर ढूंढ रहा था, मौका ढूंढ रहा था कि किस प्रकार कंवर लाल जी हटे और फिर से चुनाव हो और मैं फिर से मलाई खाने के लिए आ जाऊं। वो उसी दिन से लगा हुआ था। कोई बात नहीं, ये खेल तो राजनीति का चलता है। लेकिन अभी उपचुनाव हुए, घोषित हो गए, और चुनाव घोषित होते ही सबसे पहले तो उसकी पार्टी ने तय नहीं किया, उससे पहले अपनी उम्मीदवारी ठोक दी। उम्मीदवार बनकर के लाल टपकने लगी और मैदान में जिस दिन अधिसूचना जारी हुई उसी दिन नामांकन कर दिया कि कहीं दूसरा नहीं आ जाए। लेकिन चिंता नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सोच समझ करके विचार करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम एक ऐसे ईमानदार नागरिक को, सेवा भावी कार्यकर्ता को, जो सेवा की भावना से राजनीति में आया, जो आम जनता के बीच में रहने वाला है, स्थानीय है, उसका कोई भी हाथ पकड़कर रोककर कभी भी काम करवा सकता है। ऐसे व्यक्ति भाई मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाकर भेज दिया। अब लड़ाई में मजा आया, अब इस लड़ाई में आनंद आएगा। लेकिन ये मजा आप सबको दिखाना है। लड़ाई कैसी है? लड़ाई ऐसी है कि एक तरफ तो जो 2003 में एक निर्दलीय उम्मीदवार बनकर के जीत के आया था, मेरे साथ विधानसभा में था, बहुत दीनहीन, दया का पात्र ऐसा लगता था विधानसभा में। क्यों जोगाराम जी साहब, सही कह रहा हूं ना? कृपलानी जी। और उसके बाद 8 में कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार बना दिया और मंत्री भी बना दिया। और उसने तो क्या खाया, वो तो भरत सिंह जी से पूछो। उनकी आत्मा आज आसमान में जब नीचे देख रही होगी तो उनकी आत्मा भी रो रही होगी। अरे वो कह रहे होंगे कि जिसका विधानसभा में मैंने खुल करके बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई। एक वो दूसरा उन्हीं के साथ का मंत्री था राजेंद्र गुड़ा, वो भी खुल करके बोला। इस भ्रष्टाचार की पूरी घटना उखाड़ करके जनता के सामने रख दी। कई मुकदमे हैं उन पर, बहुत धन्ना सेठ बन गया, बहुत धन्ना सेठ, और आज जमानत पर है, दर्जनों मुकदमे उस पर। एक तरफ तो वो उम्मीदवार,
और दूसरी तरफ आपका स्थानीय जाया जन्मा बेटा, एक सामान्य किराने की दुकान चलाने वाला किसान, जो सेवक बनकर के राजनीति में आया है, ये मुकाबला इनके बीच में है। ये फैसला आपको करना है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। भाई एक बात सोचो, एक तरफ जो भ्रष्टाचार करता है, जनता के गाढ़े पसीने का पैसा लूटता है, ये पैसा किसका है? कभी सोचा क्या आपने ये पैसा किसका है? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये बहनों ने जो साड़ी खरीदी, इन बहनों ने दुकानदार को पूरा पैसा दिया। उस पैसे में टैक्स का पैसा शामिल था जो आपने दिया। दुकानदार को पूरा पेमेंट किया और दुकानदार उस टैक्स के पैसे को सरकारी खजाने में जमा कराएगा। आपने जूते खरीदे, आपने सामान्य किसान ने, आम नागरिक ने जो जूते खरीदे, पूरा पेमेंट दुकानदार को दिया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था। आपने पैंट खरीदी, शर्ट खरीदी, चश्मा खरीदा, घड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, साइकिल खरीदी, कार खरीदी, जो कुछ भी खरीदा, आप लोगों ने पूरा पैसा दुकानदार को दिया। दुकानदार ने उस पैसे का, उसमें जो टैक्स था वो पेमेंट आपने किया। और जब टैक्स का पैसा आपने किया तो पैसा किसका था? आपका पैसा था, गाढ़े पसीने का पैसा आपका, और वो लूट मचाए कोई और। आप बर्दाश्त कैसे करते हो भाई? अरे एक 10 रुपया कम हो तो टिकट देता है क्या आपको? वो नहीं देता। तो फिर ये इतना लूट मचाई जनता के पैसे की, और आप कैसे सहन कर रहे हो? और यदि आपने गलती कर दी, एक ईमानदार और एक पर दर्जनों मुकदमे, और इन दोनों में यदि आपने तुलना नहीं की तो ईमानदार ईमानदारी छोड़ देगा। वो कहेगा मैं क्यों सेवा करूं, मैं क्यों इनके लिए चक्कर काटूं, मैं क्यों इनके लिए रात दिन एक करूं, मैं भी मौज करूंगा और 5 साल बाद में आऊंगा, जो कुछ भी लूट का पैसा है वो लूट का पैसा थोड़े 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 टुकड़े में बांट दूंगा, मैं फिर से शासक बन जाऊंगा। वो ये सोचेगा कि मैं जो इन्हीं से लूटा थोड़ा थोड़ा देना है, फिर 5 साल मौज करूंगा। इसलिए भाइयों, तुलना करवाओ तो इसमें करवाओ कि सेवा करें। मोरपाल सुमन सेवा करे और मोरपाल के सामने वाला भी सेवा करे। वो कोशिश करे मैं ज्यादा सेवा करूं, हम कोशिश करें हम ज्यादा सेवा करें। तो अधिक सेवा में कंपटीशन कराओ तो जनता का तो भला ही भला है। इसलिए ये बात आप सबको सोचना पड़ेगा, ये निर्णय आपको करना है। ये कांग्रेस के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार, उन्होंने खुला कहा ये जनता तो भूल जाती है, चिंता मत करो, 5 साल बाद इनके चरणों में अपनी पगड़ी रख देना या थोड़ा बहुत पैसा बांट देना, ये तो आशीर्वाद दे देती है। देना चाहिए क्या? आशीर्वाद देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। तो आप इस बात का याद रखना, इस बार आप सबक सिखाओ तो कांग्रेस पार्टी भी सोचेगी ये जनता बेईमानी बर्दाश्त नहीं करती है, ये जनता ईमानदारी पसंद करती है, ये जनता सेवक को पसंद करती है, ये जनता जो जनता का पैसा लूटता है उसको कतई पसंद नहीं करती। यह अवसर हो,
ये मौके बार बार नहीं मिलते। ये सिखाने की जरूरत है, ये जनता को याद दिलाने की जरूरत है कि आपको कंपटीशन कराना है तो अधिक सेवा में कंपटीशन कराओ। तो बीजेपी भी सोचेगी एक योग्य सेवक को अवसर दो, और फिर कांग्रेस भी मजबूर होगी कि एक योग्य सेवक को वो भी टिकट देगी। तो कंपटीशन होगा सेवा में, ये कंपटीशन कराओ। इस बात को आप सबको समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। मैं आप सबका आग्रह करने के लिए आया हूं, यदि आपने भ्रष्टाचारी को मौका दे दिया तो ईमानदार भी ईमानदारी क्यों रखेगा? इस बात का आपको सोचना पड़ेगा। आज नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। भाई पहले 2014 से पहले कितने घोटाले सुनते थे कि नहीं सुनते थे? कभी 2G स्पेक्ट्रम 2,76,000 करोड़ का, कभी बोफोर्स घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला, कभी चारा घोटाला। ये घोटाले पहले सुनने को मिलते थे, और 2014 के बाद तो कोई घोटाला सुनने को नहीं मिला। और यही कारण है कि देश विकास कर रहा है, यही कारण है कि देश में विकास हो रहा है। कोई मोदी जी घर से पैसा थोड़ी लाए, वो आपके टैक्स का पैसा था जो मोदी जी ने चोरी नहीं होने दी। पहले राजीव गांधी कहता था मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी ने सब बिचौलियों का रास्ता रोक दिया और पूरा का पूरा पैसा जनता के बीच में आता है। 1 रुपया वहां से निकलता है, 1 रुपया तुरंत खाते में आता है। कभी भ्रष्टाचार बीच में जो करते थे उनको पनपने नहीं दिया, उनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं, उनके कमाई रुक गई, इसलिए वो सब भ्रम पैदा करने के लिए आ रहे हैं आपके बीच में। वो सारे के सारे अफवाह फैलाने के लिए आपके बीच में आएंगे। सावधान हो जाइए और औरों को सावधान कर दीजिए। जितने भी कार्यकर्ता यहाँ विराजमान हैं, मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब आप चाहते हैं कि हमें योग्य शासक मिले, अरे भजनलाल जी भी सत्ता में आते ही उन्होंने क्या किया? सत्ता में आते ही ERCP की योजना स्वीकार कराई, मध्य प्रदेश के साथ मिलकर, और राजस्थान और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ समझौता करके ERCP का काम भी करवाया। लेकिन आपके सांसद कम नहीं है भाई, ये मेरे साथ थे, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हमने बैठ करके चर्चा भी की। इस इलाके के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है, इस इलाके के लिए बहुत विकास की बात भी करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने तुरंत CR पाटिल जी को बुलाया, साथ में बिठा के बात भी कराई, और आपकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भी करवाने के लिए इन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से भी चर्चा की। हम सब मिलकर के छोटी छोटी कोई भी समस्या होगी, भजनलाल जी भी सक्षम है, आपका नेतृत्व भी सक्षम है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी सक्षम है, और एक और सक्षम व्यक्ति सेवक को जिता करके भेज दो और वो भी सक्षम रहेगा, और सब मिलकर के निश्चित रूप से इस इलाके की पूरी सेवा करेंगे। मैं फिर से आह्वान करना चाहूंगा, भ्रष्टाचारी को मत पनपने दो। भ्रष्टाचारी बड़ा भ्रष्टाचारी बनेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि यार क्या करें, अब ये तो ऐसे ही चलता है, और भाई ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? ऐसा ही चलता रहा तो भ्रष्टाचारी राज करेगा और आपको भोगना पड़ेगा। ये बात आप सब समझ लो इस बात को। इसलिए मैं इन कार्यकर्ता बंधुओं का आह्वान करना चाहता हूं। मैंने महसूस किया है, इस इलाके में मैं सवेरे से हूं और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि मोरपाल सुमन जी की बहुत इज्जत है, और हमारी पार्टी की भी बहुत इज्जत है। इज्जत हो क्यों नहीं? जब हमारा देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाते हैं तो वहां भी मोदी मोदी का नारा लगता है।
गर्व होता है कि नहीं होता? होता है ना। और हमारे डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, और आप भी कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो फिर काम होगा कि नहीं? काम होगा। और उल्टी मानसिकता का व्यक्ति जीत के आ गया, दूसरी पार्टी का जीत के आ गया, एक तरफ बैठा रहेगा, कौन सुनेगा उसकी? कोई सुनेगा क्या? कोई सुनेगा नहीं। इसलिए मैं फिर से आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप डबल इंजन की सरकार को मजबूत करिए और विकास के गंगा इस इलाके में भी लेकर के आइए। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में हमने देखा जनता में भी बहुत बड़ा उत्साह है, पूरे क्षेत्र के अंदर उत्साह है। तो आप सब कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जनता को समझाने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। हम 2 चरणों में बैठक करना चाहते थे। हमारी व्यवस्था थी कि पहले जनप्रतिनिधियों से बात करूंगा और उसके बाद एक सामूहिक बैठक करेंगे, लेकिन जनता का प्यार और इतनी बड़ी संख्या में सब उमड़ घुमड़ करके आ गए। जब सबको हमने देखा तो हमने तय किया कि अलग अलग बैठक हम कर नहीं पाएंगे, सब सामूहिक रूप से जो बात करनी है इन सब के बीच में कर लेते हैं। इसलिए वो बैठक मैं फिर कभी करूंगा। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब इस बात को गांव-गांव में अपने कई दोस्त भी हो उनको भी बताएं, परिवार का सदस्य है उसको भी बताएं, और ये आह्वान करें कि इस बार हम सेवक को अवसर देंगे। सेवक की भावना से जो राजनीति में आया है उसको महत्व देंगे, तो इन राजनीतिक पार्टियों के भी चरित्र सुधर जाएंगे, इन राजनीतिक पार्टियों की सोच भी बदल जाएगी। वो आज गन्ना सेठों को चुनते हैं, कई मुकदमे हैं इसकी चिंता भी नहीं करते, और ऐसे ऐसे लोगों को लाकर के उम्मीदवार बनाते हैं। आप सबको सोच समझ करके निर्णय करना है और निर्णय करवाना है। मैं ये फिर से कहना चाहूंगा कि बुद्धिमान की जवाबदारी है। जवाबदारी किसकी होती है? समझदार की जवाबदारी होती है। समझदार की जवाबदारी होती है कि और लोगों को वो समझाए। इसलिए जितने भी लोग यहाँ विराजमान है, मैं इन सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब समझदार लोग हो, जागरूक कार्यकर्ता हो। आप सबकी जवाबदारी है कि घर घर अलग जगह दो, गली गली जाकर के, और ये आम नागरिक को ये बता दो कि इस बार सेवक को मौका देना है। तो सेवा की भावना से राजनीति में आया है, तो राजनीतिक पार्टी भी सोचेगी कि हम भी एक सामान्य व्यक्ति को भी उम्मीदवार बना के जीता भेज देंगे, तो ये जनता जिता करके भेज देगी। नहीं तो राजनीतिक पार्टी भी सोचेगी कि ये कहां से तो पैसा लाएगा, ये कैसे लड़ेगा। अरे ये मोरपाल जी सुमन मोटरसाइकिल पर दौड़ करने चलाने वाला है, मोटरसाइकिल पर साइकिल पर जाकर के जनता के बीच में बात रखने वाला है, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति है। तो दूसरी पार्टी भी सोचेगी कि मुझे भी एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को आगे लाना है। लाना चाहते हो क्या? ऐसा कंपटीशन कराना चाहते हो? ये राजनीतिक पार्टियों को अक्ल दिलाना चाहते हो क्या? और दिलाना चाहते हो तो ये स्वर्ण अवसर आपके बीच में आया है, कि ऐसा मौका आपके बीच में आया है। उनके मंसूबे धराशायी कर दो जो आपका खून चूसने के लिए आना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। उनको सबक सिखाने का काम करना है आप सबको। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि बहुत देर से आप बैठे हो, 3 बजे से बैठे हो, और भी बात करनी होगी तो मैं और फिर आपके बीच में आऊंगा। अभी मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं। मैं जो मंच पर और सामने जो भी कार्यकर्ता विराजमान है, मैं उन सब का भी आह्वान करना चाहता हूं कि राजनीति
राजनीति में शुद्धिकरण लाना बहुत जरूरी है। राजनीति का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। अच्छे व्यक्तियों को राजनीति में आने का अवसर मिलना चाहिए। अच्छे लोगों को राजनीति में लाने का अवसर मिलना चाहिए। तभी कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि सामान्य परिवार का व्यक्ति भी कभी प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी, उनके पिताजी चाय की कैबिन लगा करके काम करते थे और मोदी जी खुद भी चाय का वो एक 6 कप लेकर के और वो चाय पहुंचाने जाया करते थे। इतने सामान्य परिवार का व्यक्ति राजनीति में आया और सर्वोच्च पद पर पहुंच गया। ये अवसर देना चाहते हो तो एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को हमने मैदान में उतारा है, एक ईमानदार व्यक्ति को मैदान में उतारा है, एक सेवक को मैदान में उतारा है। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों की सोच को